This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। प्रॉपर्टी की दुनिया की सारी हलचल पर हम रखते हैं खास नजर। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते कि अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर भी जा सकते हैं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नज़र में कैसे हैं यहाँ आपको पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मुंबई में सस्ते मकानों की कमी लोगों के लिए है बड़ी समस्या, सरकार के वादे रहे अधूरे। शहर की आधी आबादी के लिए घर बनाना क्या मुमकिन है? कहां से आएगी जमीन? रिहाइश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और वो दिन दूर नहीं जब इमारतें बेहतर डिजाइन से बचाएंगी बिजली की खपत। मुंबई शहर शहरीकरण की दौड़ में हांफता और पिछड़ता नजर आ रहा है। शहर के विकास की रफ्तार बेहद धीमी है। नए कामगारों के लिए काम करने के लिए न दफ्तर हैं और न रहने के लिए सस्ते मकान। ऊपर से मुंबई झुग्गी झोपड़ी के बोझ तले भी दबा चला जा रहा है। ऐसे में क्या वजह है कि सालों से सरकारें मुंबई की सबसे बड़ी जरूरत रिहाइश के लिए मकान को ही पूरा नहीं कर पा रही हैं? महाराष्ट्र में चुनावी गहमागहमी जोरों पर है और इस बार किफायती घरों के मुद्दे पर सभी जोर दे रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी सरकार ने जो भी किया उसका बखान हो रहा है। बहुत सारी नई चीज़ें मैं करने में कामयाब हुआ। जो एफोर्डेबल हाउसिंग की बात हम कर रहे थे, आज भी पूरे राज्य में 5 लाख से ज़्यादा विभिन्न योजना के तहत घर बनाने का काम राज्य ने किया। समाधान है, लेकिन पूरी तरह से मैं अब तक समाधान नहीं हूँ। हालांकि नया एक्ट जो संशोधन हम लोग ने करने कर रहे हैं, तो मुझे अपेक्षा है कि ये सब जो काम किए हैं हम लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे और चुनाव में जाएंगे। लेकिन मंत्री जी के ये दावे ये जानकर खोखले मालूम होते हैं कि मुंबई की 50% आबादी झुग्गियों और चौलों में बसती है, जहां पानी और सफाई जैसी बुनियादी सहूलतें भी मुश्किल से नसीब होती हैं। विपक्षी दल मौजूदा सरकार की इस नाकामी का फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक सबके लिए मकान की योजना का ढोल पीट रहा है। राज्य की बीजेपी इकाई का दावा है कि वो मंजूरियों में देरी, पारदर्शिता में कमी और भारी टैक्स की समस्याओं को सुलझाएगी। प्रॉब्लम इतना ही है कि जैसे पिछली सरकार ने 2008 में रेंटल हाउसिंग की स्कीम फ्लोट की, 5 साल में 5 लाख घर तैयार करने थे, लेकिन एक भी घर सरकार तैयार कर नहीं पाई क्योंकि निर्णय क्षमता ही सरकार की नहीं है। तो ये सारी चीजों का एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क और निर्णय क्षमता, ये 2 चीजें अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम ये जो हाउसिंग का प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर पाएंगे। डेवलपर कहते हैं कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, ये देखना होगा कि कितनी जमीन है और वो कितने दामों पर मिल रही है। हम अफोर्डेबल हाउसिंग अब तक लोगों को पहुंचाया ही नहीं, इसलिए वो जूना कानून जो रद्द किया गया है उसको वापस हम रीसरेक्ट कर रहे हैं कि उसमें हम 200 फ्लैट, 50 फ्लैट, ये वो हम अफोर्डेबल हाउसिंग कर सकते हैं या ही नहीं गरीबों के लिए। मेरे हिसाब से ये हमारा एक मकसद है कि 25 मिलियन घर हम बनाएंगे, हम लोगों को देंगे, बेघर लोगों को घर देंगे। पर्यावरण के बारे में हमारे ख्याल से दिशा निर्देश होने चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि जहां जहां शहरी नगर पालिकाएं हैं वहां आप ऐसे नियम बना सकते हैं जो हर डेवलपर को मानना पड़े।
साथ ही साथ आपको पैसा 22% पर अगर मिलेगा तो सस्ते मकान नहीं मिल पाएंगे। सस्ते घर तभी होंगे जब लंबे अरसे तक सस्ते दर पर लोन मिलेगा। चिंताएं भले हों, पर ऐसा भी नहीं कि उम्मीद नहीं दिख रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने सस्ते घरों की परिभाषा बदलकर मुंबई में 60 लाख रुपए के घर उस श्रेणी में शामिल कर लिए हैं जिससे लंबे अरसे के कर्ज जैसी बातों की आसानी हो जाएगी। इससे बैंक के कर्जे में आसानी के अलावा बैंकों को लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के ज्यादा मौके भी मिलते हैं। जानकार ये भी कहते हैं कि सस्ते घरों की कमी से निपटने के लिए अनोखे तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे रेंटल हाउसिंग, जो दुनिया के कई मुल्कों में कामयाब रहा है। महाराष्ट्र में जिस गठबंधन की भी सरकार आए, उसे ये देखना होगा कि बढ़ती मांग से निपटने के लिए आपूर्ति होती रहे, यानी कि वोटरों की उम्मीदों पर पूरे उतरने की उनकी ये आजमाइश नाकाम नहीं होनी चाहिए। मुंबई से कैमरा पर्सन दिनेश के साथ आशीष भाटिया, एनडीटीवी के लिए। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेश बी वर्धन, जो कि एमडी हैं वर्धमान ग्रुप के, और अरविंद नंदन, जो कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। वर्धन साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। 5 साल में 5 लाख अफोर्डेबल घर, क्या ये काफ़ी है मुंबई के लिए? इस समय ऑलरेडी एक बड़ी शॉर्टेज मुंबई के अंदर घरों की काफ़ी वर्षों से ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। हर कोई मुंबई में यहाँ पे काम के व्यवसाय करने के लिए आ रहा है, नौकरी के हिसाब से आ रहा है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग जो सपना रह गया वो आज तक सिर्फ पेपरों पे रह गया है। यहाँ पे बाकी सब चीज़ें मिल जाती है, घर नहीं मिल पाता है, और जो सपना है वो सपना ही रह जाता है। आप देखेंगे पिछले वर्षों में हमेशा प्राइसेस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो रियल समस्या क्या है, अगर उसको हम नहीं समझेंगे तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों बार बार ये प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, उन्हें कैसे, लोगों के आम आदमी को कैसे घर मिल सके, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ों को एक साथ में सम्मिलित करना पड़ेगा, तब जाके हम अफोर्डेबल हाउसिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे गवर्नमेंट ने कानून सोचा था कि भाई हम 5 लाख रेंटल हाउसिंग बनाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं आ पाए। वर्ल्ड ओवर में देखेंगे तो हर व्यक्ति को घर नहीं भी मिलता है, पर रेंटल हाउसिंग के अंदर उसको प्रोवाइड मिल जाता है, तो कम से कम रहने की समस्या दूर हो जाती है। मुंबई में फिर स्लम्स बढ़ते जा रहा है। इतने सालों में स्लम्स की नई नई पॉलिसियाँ आ गई, पर प्रैक्टिकली उतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुए। तो काफ़ी कारण, अगर समस्याओं को एक एक समस्याओं का अपन निराकरण नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी अरविंद, आपको क्या लगता है कि जो बात यहाँ पर वर्धन साहब ने भी कही कि रहने की समस्या का निवारण करना, हर किसी को मकान देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनके रहने की समस्या का निवारण करना ज़रूरी है। तो रेंटल हाउसिंग का भी मुद्दा इन्होंने यहाँ पे उठाया। तो आपको क्या लगता है कि क्या सरकारें यहीं चूक कर जाती हैं, यहीं उनसे गलतियाँ हो जाती हैं कि वो इन दोनों के बीच का फ़र्क नहीं समझ पाती? देखिए, कुछ हद तक ये बात सही हो सकती है कि सरकार ने शायद कुछ ओवरलुक कर दिया हो या किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया हो, पर मैं समझता हूँ समस्या इससे ज़्यादा बड़ी है। देखिए, सबसे पहले अगर आप कुछ फंडामेंटल या मूलभूत आंकड़ों को देखें तो अगर आधी से ज़्यादा मुंबई बेघर है या स्लम्स में रहती है या ऐसी जगहों पर रहती है जहाँ नहीं रहना चाहिए, तो आप 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। उसको अगर आप हाउसिंग में ट्रांसलेट करें तो मैं समझता हूँ करीब 20 लाख घरों की बात कर रहे हैं हम। अब 20 लाख घर तो ये तय है कि आप बनाकर बेचना और लोगों के लिए ख़रीदना शायद संभव नहीं होगा। तो ये बिल्कुल नेचुरल कंक्लूजन है, मैं समझता हूँ बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि आपको इसका एक हिस्सा जो है वो रेंटल हाउसिंग को यूज़ करके फुलफ़िल करना होगा। अब इस पर एक बहुत डिटेल में इकोनॉमिक स्टडी करने की ज़रूरत है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड उसकी स्टडी करने की ज़रूरत है, और किन जगहों पर होगा ये करने की ज़रूरत है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसकी ज़रूरत है। इसको शायद ठीक ठीक समझा नहीं है सरकार ने, या इस पर अभी काम कर रही है, अब ये कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना रेंटल हाउसिंग के और बिना इसकी डिटेल्ड एनालिसिस और स्टडी किए ये समस्या सुलझ नहीं सकती। और वर्धन जी, पॉलिसी के अगर इश्यूज़ की बात करें तो कौन से सबसे बड़ी अड़चनें हैं जिन्हें आप पॉलिसी के नाम पे देखते हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग सरकार की तरफ से या फिर निजी बिल्डरों की तरफ से भी नहीं लाने दे रही हैं? पहले हमें ओवरऑल मुंबई का विजन देखना पड़ेगा। मुंबई विथ एमएमआर में बड़ा पोटेंशियल है, काफ़ी बड़ी खाली जगह पड़ी है। जब हमने देखा कि दिल्ली
जब डेवलप हुआ तो दिल्ली के साथ में उसका पूरा एनसीआर रीजन डेवलप हुआ, जहाँ पे अगर जो दिल्ली में अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो पूरा एक राउंड सर्कल के अंदर वहाँ पे प्रोविजन थे, तो लोगों को वहाँ पे इजीली घर मिल गए और आज भी बड़ा कार्य वहाँ पे शुरू है। बॉम्बे में तीनों तरफ समुद्र होने के कारण हमारे पास में एक्सपांशन जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ है, तो एमएमआर रीजन की एक पोटेंशियल है जहाँ पे रियल में एक बड़ी अफोर्डेबल हाउसिंग या रेंटल हाउसिंग की बड़ी तादाद में एक स्कीम को लॉन्च किया जा सकता है। उसके साथ में हमें वहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना फास्ट वहाँ पे पहुँच सकते हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी, जितने ब्रिजेज हैं उनको, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर और लाइट के साथ में अगर हम प्रोवाइड करें तो मैं आज भी देख रहा हूँ एक बड़ा पोटेंशियल जो अफोर्डेबल हाउसिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग करके वहाँ पे शुरू हो सकता है और लोग वहाँ पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि वर्ल्ड ओवर भी डिस्टेंस इज इमटीरियल। आदमी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी रह सकता है, लेकिन उसे अगर उसके काम के जगह पे जहाँ पे आना है वो ट्रांसपोर्टेशन उसको जल्द से जल्द मिल जाए। जैसे आपने देखा मेट्रो रेल शुरू हो गई बॉम्बे में, तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कम्युनिकेशन और ये सब फास्ट हो गया, फ्रीवे हो गया, वर्ली सी लिंक हो गया, लेकिन आज तक जो नावा शेवा के लिए जो सी लिंक बनने वाला है वो नहीं शुरू कर पाए हम, कोस्टल रोड हम शुरू नहीं कर पाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम अगले 5 साल में गति देंगे, ओवरऑल टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, और लार्जर प्लानिंग करके हायर एफएसआई, और उस एफएसआई में जो अफोर्डेबल हाउसिंग गवर्नमेंट को सस्ते में बना के बिल्डर दे रहा है उसकी कॉस्ट उसको रियम्बर्समेंट मिल जाती है। स्कीमें कुछ गवर्नमेंट ने बनाई हैं लेकिन वो स्कीमें इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, तो वो स्कीमें भी अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो जावे तो काफ़ी अफोर्डेबल हाउसिंग बन सकता है। उसके साथ में जैसे भी बताया कि स्लम तो मुंबई में ही मेजर है, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी क्यों टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं, वो उसकी जो नीतियां हैं, अप्रूवल, सैंक्शन, क्योंकि परमिशन के बाद में परमिशन, फिर परमिशन के बाद में परमिशन, जब तक पहली परमिशन लेते हैं तब तक लास्ट परमिशन एक्सपायर हो जाती है। जी, बड़ी तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बड़ी दिक्कतें जाहिर तौर पर हैं मुंबई की रियल एस्टेट को लेकर के, सरकार को अपनी नीतियों को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन अरविंद, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एमएमआर में ज़मीन की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है सही तरीके से उस ज़मीन को टैप करने की? ये बिल्कुल सच बात है। देखिए, एमएमआर तो क्या, मैं समझता हूँ मुंबई के अंदर भी ज़मीन अभी और है जिसको कि आप अनलॉक कर सकते हैं अगर आप नीतियाँ बनाएं और उसके लिए भविष्य को ध्यान में रख के काम करें। पूरा एमएमआर ले लीजिए जिसको कि आप कह सकते हैं करीब करीब 7 शहरों का समागम है, वहाँ पर ज़मीन काफ़ी है। जैसा वर्धन साहब कह रहे थे, अगर आप नॉर्थ में चले जाते हैं, आप मेरा ख्याल है आप पूना की दिशा में चलते जाएँ, ज़मीन तो आपको मिलती चली जाएगी। ज़मीन का होना काफ़ी नहीं होता, ये ध्यान रखना ज़रूरी है रियल एस्टेट के लिए। रियल एस्टेट बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर से, रियल एस्टेट बनता है लिवेबिलिटी या हैबिटेबिलिटी से। जब तक ज़मीन पर हैबिटेबिलिटी नहीं होगी तब तक उस ज़मीन के होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़मीन अक्वायर कीजिए, ज़मीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डालिए, उसके आसपास आप रहने लायक मूलभूत ढांचा तैयार कीजिए, तो ज़रूर वहाँ पे सब कुछ बन सकता है। मुश्किल ये है ख़ासकर मुंबई के साथ कि हमारी जो सारी इन्वेस्टमेंट हुई है, चाहे जानबूझकर या अनप्लान्ड तरीके से, वो जनरली मुंबई सिटी के लिए ही हुई है। एमएमआर को भी पूरी तरह के तरीके से कवर नहीं किया गया है उसमें। पहले सिर्फ आइलैंड सिटी तक सीमित थे हम, पिछले 30-40 वर्षों में हमने सबर्ब्स में अपने आप को ग्रो कर लिया है, लेकिन अब ज़रूरी है कि हम सबर्ब्स के भी बाहर निकलें और वहाँ पर हैबिटेबिलिटी बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डालिए और रहने लायक बनाइए। एयरपोर्ट वहाँ बनना है, पता नहीं कब से बन रहा है लेकिन आज तक बन नहीं पाया। तो जब तक इस तरह के काम अपनी जगह पर नहीं हो जाएंगे तब तक आप रियल एस्टेट नहीं बना पाएंगे। रियल एस्टेट सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने से नहीं बनता, रियल एस्टेट बनता है अर्बन सेटलमेंट बनाने से। अर्बन सेटलमेंट बनाइए तो रियल एस्टेट अपने आप बन जाएगा। जी, यहाँ पर वर्धन साहब, जो एमएमआर का इलाका है, जो विस्तार है, वहाँ पर निजी बिल्डरों ने कितना इंटरेस्ट दिखाया है वहाँ पर जाकर के डेवलपमेंट करने में? क्या आप लोग जाना चाहते हैं, आप लोग कर रहे हैं, या सिर्फ सरकार की वजह से ही रुके हुए हैं क्योंकि वहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल एमएमआर के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है और काफ़ी बिल्डर्स चले भी गए हैं और उसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो कंज्यूमर जो जाना चाहेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जाएगा। अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन इजीली मिल जाएगा, जो सिटी में काम के लिए जल्दी आ पाएगा, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे जो आज बम्बई में घर क्यों नहीं ले पा रहे हैं कि वो सिटी लिमिट में लेना चाहते हैं कि बोरीवली तक लेना चाहते हैं, वहाँ पे प्राइसेस बहुत है। अब अगर दूर जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन में 2-2.5 घंटे एक तरफा लग जाते हैं, तो दिन के 5 घंटे आदमी खराब करके कैसे वो उस एमएमआर रीजन में रहना चाहेगा। तो वो ट्रांसपोर्टेशन अगर हम इजीली दे दें कि आधे घंटे में पहुंच सके, तो मेरे ख्याल से हर कोई
40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूरी पे रहना चाहेगा, कोई तकलीफ नहीं है। और वहाँ पे जैसी ग्रोथ हो जाएगी सब डेवलपर वहाँ पे जाएंगे। हर कोई बिजनेस करना चाहता है, तो जहाँ पे बिजनेस होगा वहाँ पे सब डेवलपर जाएंगे। जी बिल्कुल। तो अरविंद, आप क्या कहेंगे कि कौन सी बड़ी ज़्यादा समस्या है, ज़मीन का ना होना या कनेक्टिविटी का ना होना? मेरा ख्याल है ऑर्डर ये है, सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, उसको सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ ले जाना चाहिए जहाँ पर लोग रहते हैं। अगर इन तीनों बातों को एक साथ मिला दीजिए तो बिल्कुल शहर बन सकता है, अन्यथा आप कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे, शहर नहीं बनेगा। एक छोटा सा उदाहरण भी है, लंदन में अगर आप देखें, लोग एक्सप्रेस जैसी दूर दराज जगहों से लोकल ट्रेन में बैठ के आ जाते हैं, जो ट्यूब है वहाँ की, और काम करके वापस चले जाते हैं। लेकिन हम यहाँ उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक तो लोकल ट्रेन में बैठना ही लगभग असंभव है, और अगर आप रोड से आ रहे हैं तो न जाने आप कितनी देर तक सड़क पे ही रह जाएंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही। बहुत अहम पॉइंट है ये। आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।